हाँ जी, तो हमारी प्रिपरेशन का डे 49 इंटरनेशनल रिलेशन का हम सब्जेक्ट शुरू करने लगे हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे। आज हम दो थ्योरीज करेंगे, कल हम दो थ्योरीज करेंगे। ये शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इनका पर्पस क्या है। देखो, थ्योरीज अपने आप में आपको पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगी, ठीक है। अपने आप में इंटरनेशनल रिलेशन आपके GS2 मेंस का पार्ट बनता है। इसके अंदर आपको कभी भी डायरेक्टली, जो ये वाले पेपर है इसके अंदर आपको थ्योरीज अपने आप में क्वेश्चन नहीं बनेगी। पर एक तो ये आपको वर्ल्ड अफेयर समझने में हेल्प करेगा, दूसरा जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं और जो इनकी अपनी थ्योरी है, आपको ये आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये सपोर्टिंग चीजें हैं जिनसे आपके आंसर बेटर बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन या उस जो भी इंटरनेशनल सिचुएशन लेट्स सपोज आप क्वेश्चन में प्रेजेंट करना चाहते हो, उसके अंदर आप थ्योरी, उसका आउटपुट, ऐसी चीजें अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपको एक बोनस के हाँ इसे अंडरस्टैंडिंग है कि किस बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन वर्क करते हैं, क्या थ्योरीज हैं, किन चीज़ों पे आपके रिलेशंस डील किए जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो लिखने में आपकी मदद करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से इस सब्जेक्ट से हम जो कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे उनको पिक करने की कोशिश करना, उन्हें अपने मीन्स के आंसर में जोड़ने की कोशिश करना। बाकी टाइम टू टाइम जो हम एडिटोरियल की जैसे क्लासेस लगा रहे हैं उनके अंदर हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस के भी टॉपिक्स करेंगे ना, यहाँ से ज्यादातर आपके क्वेश्चन हमेशा, जो इंटरनेशनल रिलेशन ये GS2 का पार्ट है, ये ज्यादातर आपका करंट अफेयर से ही बनता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर करंट बेस्ड ही होते हैं। तो जो भी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा होता है, कोई भी एडिटोरियल्स आए होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के ओपिनियंस आपके पढ़ने आपको हमेशा जरूरी रहेंगे। इस सब्जेक्ट को पूरा करने के बाद भी जितना भी टाइम मीन्स नहीं होता, उतने टाइम तक भी हमें एडिटोरियल्स लगातार आपको पढ़ के अपने नोट्स को और अपडेट और एक्सपैंड करते रहना है, जिससे आप ये सारे के सारे अच्छे आंसर लिख पाओगे। तो शुरू करते हैं। देखो, जो हमने चार थ्योरीज एक्चुअली दो लेक्चर्स में पढ़नी है ब्रॉडली, वो है आपकी आइडलिज्म की थ्योरी, रियलिज्म की थ्योरी, लिबरलिज्म की थ्योरी और मार्क्सिज्म की थ्योरी। अब ये अपने आप में ये चार थ्योरीज होती क्या हैं, सबसे पहले इनके बारे ही बात करें। देखो, आइडलिज्म का मतलब होता है आइडल। आइडल का मतलब होता है कोई बहुत ही ऐसे विचार जो अपने आप में सुनने में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे हैं विचार, पर प्रैक्टिकल नहीं लगते कई बार। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पूरी दुनिया बिना वॉर के एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अगर मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ कि वॉर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम वेपन्स बना ही क्यों रहे हैं। अगर मैं यही मान रहा हूँ कि वॉर करनी ही नहीं है, तो मैं वेपन्स बना ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो फिर तो जरूरत ही नहीं है वेपन्स की, फिर तो हम पीसफुल सिविलाइजेशन के तौर पे रह पाए। तो आइडलिज्म ऐसी चीजों में मानता है कि देखो, ये वॉर जरूरी नहीं है, बिना वॉर के एक दूसरे से बातचीत करके कोऑपरेशन के थ्रू ही सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। हमें कहीं पे भी कोई भी वेपन्स और ऐसी चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये बहुत ही आइडलिस्टिक सिचुएशन है, जहां पे फिर आइडलिज्म में एक चीज और भी मानी जाती है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि हर कंट्री एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल ट्रीट करे, तभी तो कॉपरेशन हो पाएगी। अगर कंट्रीज आपस में एक दूसरे को बराबर मान रही हैं तभी तो इक्वल ट्रीटमेंट होगी। पर ये फिर से एक आइडल, एक यूटोपियन सिचुएशन है जहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल हो कि हर देश दूसरे को बराबर ट्रीट करता हो। देखो, जिनके पास वेपन्स हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, वो क्यों बाकियों को अपने बराबर समझेंगे, ठीक है। अमेरिका, चाइना क्यों बाकियों को अपने बराबर नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगलों को लग रहा है कि हमारे पास पावर इतनी है, हमें क्यों जरूरत है किसी के साथ डायरेक्टली हर मामले में कोऑपरेट करने की, ठीक है। क्योंकि कोऑपरेशन में क्या होता है, सी आइडलिज्म में माना जाता है कि कोऑपरेशन से आप सब सॉल्व कर सकते हो। पर कोऑपरेशन के लिए अपने आप में क्या जरूरी है? देखो, कोऑपरेशन में अपने आप के लिए जरूरी है कि कुछ आपको अपने इंटरेस्ट गिव अप करने पड़ेंगे, कुछ दूसरा पर्सन।
अपने इंटरेस्ट गिव अप कर देगा और आप एक मिडिल ग्राउंड पे आ जाओगे जहां पे आप दोनों एग्री कर जाओगे। अब यहाँ पे आइडलिज्म की इस थ्योरी में जहाँ पे कॉपरेशन चाहिए, जिसके पास पावर होती है वो कभी भी इस चीज के लिए मानेगा ही नहीं। ठीक है, वो कहेगा मैं क्यों करूं, मैं मेरे पास और भी तरीके, मैं अपने राइट्स गिव अप ही क्यों करूं। ठीक है, जब आपकी रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, उससे पहले रशिया का भी यही स्टैंड था कि मैं क्यों मानूं किसी भी बात को, क्योंकि मेरे पास तो पावर है। ठीक है, दो लॉन्ग टर्म में वो गलत साबित हो गए, पर ओरिजिनली जब उन्होंने 24 फरवरी 2022 को उन्होंने अपनी बैटल शुरू की थी, ठीक है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, वो सारा के सारा इसी चीज के ऊपर, मतलब इस चीज के खिलाफ था कि हम कोऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम यूक्रेन से अपनी बात मनवा के रहे। ठीक है, बल्कि उससे पहले यूक्रेन कई चीजों पे तैयार था कि हम बैठ के बात करें, कि अगर आपको कुछ चीजें लग रही हैं कि हम नेटो ना ज्वाइन करें, ये ना करें, हम उसके बारे बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। पर रशिया को लग रहा था मैं क्यों करूं, क्योंकि उसका मतलब होना था कि रशिया भी कुछ अपनी डिमांड्स गिव अप करे, कुछ डिमांड्स यूक्रेन एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरीके से आइडलिज्म होना था, पर वो नहीं हुआ। इसीलिए दुनिया ज्यादातर जो काम करती है वो करती है रियलिज्म के ऊपर। अब रियलिज्म क्या है? रियलिज्म में जितनी भी स्टेट्स हैं, स्टेट का मतलब होता है देश। ठीक है, देखो आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है और इवन इंडियन पॉलिटी का, यहाँ पे कंट्रीज को स्टेट भी रेफर किया जाता है या आप नेशन रेफर कर सकते हो। देखो इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर्स में एक चीज याद रखना, अपने कंट्री जैसा वर्ड कभी नहीं यूज करना। कंट्री कुछ नहीं होती, कंट्री एक जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है। ये इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन पॉलिटिक्स पॉलिटी में नहीं यूज होती, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ये वर्ड नहीं यूज करना। आपने स्टेट या नेशन यूज करना है क्योंकि ये पॉलिटिक्स के वर्ड हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉलिटिक्स हो, चाहे आपकी इंडियन पॉलिटिक्स हो, ये दोनों वर्ड ही आपने यूज करने हैं। तो यहाँ पे रियलिज्म में क्या होता है कि हर कंट्री अपनी पावर को एक्सरसाइज करने को तैयार होती है अपनी बात मनवाने के लिए। अब ये पावर किसी भी तरीके की हो सकती है। देखो पावर अपने आप में दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है या तो तुम लोगों को पैसा देके अपनी बात मनवा लो, पैसे के थ्रू किस तरीके से, या अपनी जो आर्म स्ट्रेंथ है उससे साबित करके। अगर आपकी मिलिट्री मशहूर है कि हाँ, हाँ आपकी मिलिट्री डोमिनेट कर सकती है, लोग आपसे थोड़े नेचुरली ही घबराएंगे कि इनसे क्यों लड़ना, क्यों लड़ना। ठीक है, तो हम अमेरिका और चाइना के केस में देखते हैं कि वो अपनी एक्चुअली हार्ड पावर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, ठीक है, वो यही तो है, हर कंट्री को पैसा दे के अपनी साइड करने की कोशिश है। अलग अलग कंट्रीज में स्टेडियम बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवेज वो बना रहा है। कंट्रीज को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, चाइना देने को तैयार है, तो वो उसके बदले पर अपना फेवर सीख करते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे अमेरिका को देखोगे, अमेरिका के पास पैसा भी है, बहुत सारी कंट्रीज को ग्रांट लोन वो भी ऑफर करता है। ठीक है, उसके अलावा जो आर्म स्ट्रेंथ है, अमेरिका दुनिया की इकलौती ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है जो अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया में महसूस करवा सके, हर जगह एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पे वो इमर्ज हो सके। तो वो सिर्फ दुनिया में अभी तक एक ही ब्लू वाटर नेवी है, वो है आपकी अमेरिका की। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ब्रिटेन भी होता था, पर उसकी ज़्यादातर नेवी और वो अब सब खत्म हो चुका है, वो स्ट्रेंथ नहीं रही अब। तो अब सिर्फ अमेरिका ही है जो एक ब्लू वाटर नेवी है, जो अपनी सारी दुनिया में प्रेजेंस महसूस करवा सकता है एक ही टाइम पे। तो उनकी हार्ड पावर है, हार्ड पावर के थ्रू वो बहुत सारी कन्विक्शन होल्ड करते हैं कि कंट्री से कुछ भी मनवाना चाहें किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है तुम अपने कल्चरल टाइज, ठीक है, ऐसी चीजों के ऊपर तुम एम्फोसिस करते हो। देखो इंडिया इस चीज के लिए जाना जाता है
किसी भी तरीके से तुम्हें अपनी पावर मनवानी है। इसी पावर का मतलब हमेशा पैसा और आर्म्ड फोर्सेस नहीं होता। किसी भी तरीके से पावर का मतलब है किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होल्ड करना, किसी और के ऊपर इन्फ्लुएंस होल्ड करना। इंडिया दूसरे तरीके से काम करता है। देखो ना, हमारे पास पूरी दुनिया में मनवाने के लिए आर्म्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, हमारे देश के पास इतना पैसा है कि हम सारी दुनिया में बांटते फिरे। हम कुछ कंट्रीज को लोन ग्रांट्स ऑफर करते हैं ऑब्वियसली, पर वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारे पास अपने पास पैसा बहुत लिमिटेड है। तो हमें दूसरी चीजों पर रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो कल्चरल सॉफ्ट सॉफ्ट पावर है। हमने देशों के साथ हम बैंक करते हैं अपने ट्रेडिशनल रिश्तों के ऊपर, ठीक है, एंशियंट ट्रेड रिलेशंस के ऊपर, ठीक है, हजारों सालों से जो हमारी सिविलाइजेशंस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा कल्चर उधर से इधर गया है, इधर से उधर गया है, या हमारे डायस्पोरा इधर उधर मूव किए हुए हैं। क्योंकि अगर आप इंडियंस देखोगे, इंडियंस ऑलमोस्ट सारी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टैटिस्टिक्स है, अभी हर सेवंथ पर्सन जो दुनिया में है वो इंडियन है, ठीक है। और बाय 2050 हर फोर्थ पर्सन जो दुनिया में होगा वो इंडियन होगा। तो हमारा डायस्पोरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही वास्ट है। और ये सिर्फ वो हैं जो इंडिया अभी ओरिजिन है। अगर मैं उन लोगों को जोड़ दूं जिनके परिवार बहुत साल पहले किसी और कंट्रीज में मूव कर चुके हैं, जैसे ब्रिटिश के टाइम पे जब ब्रिटिश सारी दुनिया में कॉलोनीज बना रहे थे, वो अपने साथ बहुत सारे वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को अफ्रीका भी ले गए थे, वेस्ट इंडीज भी ले गए थे, पैसिफिक आइलैंड भी ले गए थे। तो ये सारी जगहों पे अगर आप देखोगे ना, लोगों के नाम अगर तुम ध्यान से देखोगे, उनके रिलीजन भी हिंदू है, कईयों के या मुस्लिम्स हैं वो, ठीक है। और उसके बाद उनके अगर आप नाम देखोगे, राम श्याम ऐसे ही नाम उनके भी होते हैं, क्योंकि वो उनकी ट्रेडिशनली फैमिलीज कभी ना कभी इंडिया को बिलोंग करती रही हैं, ठीक है। वो बस लॉन्ग टर्म में वहां मूव कर गए हैं। और इस हिसाब से देखोगे तो अभी भी दुनिया में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम इन चीजों पे बैंक करते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट करके। बहुत सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अगर तुम फैमिली ओरिजिन्स देखोगे ना, वो इंडिया से हैं। छोटी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी कंट्रीज में भी इतना नहीं है। छोटी छोटी बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं जहाँ पे आपके इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो हम ऐसे कल्चरल टाइज और वहां पे जैसे, क्योंकि एंशियंट टाइम में जो टेम्पल्स ओपन हुए, ऐसी डिप्लोमेसी पे हम काउंट करके हम उनके साथ ज्यादा बेटर रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री, ऑब्वियसली हम ज्यादा बेटर लिंकेज कल्चर के थ्रू बना पाएंगे। फिर हम उसे इनके थ्रू कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे जो रिलेशन है इसे मेंटेन करते रहते हैं हमेशा आगे भी, और हमें ये चार को बातें अनकंफर्टेबल लग रही हैं, प्लीज आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेटर साबित होती है। सुनने को लगेगा कि इंडिया के पास पैसा या आर्म स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारी कोई बात क्यों मानेगा, पर लॉन्ग टर्म में इवन अब चाइना और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सॉफ्ट पावर बना सके। और क्योंकि सॉफ्ट पावर लॉन्ग टर्म रोल प्ले करती है। हार्ड पावर क्या है? हार्ड पावर इमीडिएट रिजल्ट दिखा देती है, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में शायद लोग तुमसे खुश ना रहें उस देश के। सॉफ्ट पावर शॉर्ट टर्म रिजल्ट कभी नहीं दिखाती। मैं, ऐसा नहीं है कि आज मैं किसी कंट्री के साथ रिश्ते बनाने गया हूं और मेरी बात अभी से मानना छोड़ देंगे, पर बार बार विजिट, बार बार कनेक्शन, बार बार कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर करा के हम इतना लिंक बना लेते हैं कि फिर हम उन्हें किसी ना किसी बातें मानने के लिए लॉन्ग टर्म में बिना पैसा खर्च किए, बिना आर्म्ड फोर्स यूज किए हम उनसे अपनी बात मनवा सकें, ठीक है। इस टाइम अमेरिका और चाइना भी इसी कारण इस चीज पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेटर पॉलिसी यही साबित होती है, ठीक है। क्लियर है? इससे नेक्स्ट जो है लिबरलिज्म। देखो, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। ये भी एक तरह से देखो आइडलिज्म का ही ऑफशूट है, ठीक है। ये ज्यादा अलग नहीं है लिबरलिज्म। यहाँ पे भी इसी चीज पे विश्वास किया जाता है कि इंसानों को एक साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। देखो, पर यहाँ पे जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म हमारे एंगल से जो हमने पढ़ना है, देखो ये
लिबरलिज्म और हमने मार्क्सिज्म को कंपेयर करना है, क्योंकि ये दो थ्योरी जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम इन्हें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, अपने आप में लिबरलिज्म आइडलिज्म से ही निकली हुई थ्योरी है। लिबरलिज्म का मतलब होता है आज़ादी देना लोगों को, जो काम वो करना चाहते हैं, जहां वो घूमना चाहते हैं, और जो भी डिसीजंस लेने हैं, इंस्टेड के मैं कहूँ कि बाय वॉर डिसीजन लेते हैं। हर चीज, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस आपके डेमोक्रेटिक होने चाहिए। ठीक है, सारे मिलके आपस में एक साथ फैसला लो। तो ये लिबरलिज्म का मेन फोकस रहता है। ठीक है, ये आज़ादियाँ दो, इक्वालिटी दो, आपस में सबको लो, जोड़ो। ठीक है, तो लिबरलिज्म में इसीलिए माना जाता है कि ह्यूमन के पास एक लॉजिकल रीजनिंग है कि हम हर चीज सोच विचार के सेटल कर सकते हैं, हमें वॉर की जरूरत नहीं है। फिर से वो आइडलिज्म जैसी चीजें ही हैं। ठीक है, पर बस यहाँ पे फर्क यही है कि यहाँ पे उसी का ही, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आइडलिज्म का ही ऑफशूट है, उसी से निकला है। ठीक है, बस इसमें फ्रीडम और ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो हम इसे जब पढ़ेंगे, हम इसे इकोनॉमिक एंगल से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट चीज जो है वो है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म भी एक इकोनॉमिक थ्योरी है। देखो, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी आपकी कैपिटलिज्म के खिलाफ, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म कैपिटलिज्म प्रमोट करता है। ठीक है, पूंजीवाद प्रमोट करता है, तो मार्क्सिज्म उसके खिलाफ, कि पूंजीवाद की जगह, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ये सारी प्रॉब्लम्स है, मार्क्सिज्म एक प्रॉपर सोसाइटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है कि सोसाइटी कैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जहाँ पे है, वहां पे, मतलब जहाँ पे वेल्थ ज्यादा है वो बहुत ही कम लोगों के पास है, जो लेबर क्लास है उनके पास वेल्थ है नहीं। तो ये जो समाज में इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई हुई हैं, इसका जो मेन कारण है, ये सब कुछ मार्क्सिज्म ने स्टडी किया था। और इसका इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है, ये हम स्टडी यहाँ पे करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद फिर डिप्लोमेसी की तरफ हम बढ़ेंगे, जहाँ पे हम अलग अलग क्राइटेरियाज जिससे आपकी डिप्लोमेसी की जाती है, नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, ये क्या डिविजन्स हैं आपकी पॉलिटिक्स में। फिर धीरे धीरे हम ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के अपने खुद के डिप्लोमेसी भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो मोस्टली मैंने आपको सारी चीज़ों का क्रक्स दे दिया है, पर अब एक बारी एक एक थ्योरी की अलग से दोबारा से बात कर लें। देखो, थ्योरी ऑफ आइडलिज्म की अगर मैं बात करूं, आइडलिज्म की थ्योरी ये कहती है कि जो इंसान है वो इनहेरेंटली ही अच्छा होता है। मतलब हम नेचुरली अच्छे लोग ही हैं। हम अपना कोई बुरा नहीं चाहते, हम किसी और का भी बुरा नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर फ्लॉज। जैसे अगर कोई पर्सन, सी 2 लोगों को इमेजिन करते हैं, पहले कंट्री से पहले बी पर्सन है। ए पर्सन एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी जगह पे रहा है जहाँ पे अच्छे घर बने हुए थे, अच्छा उसका स्कूल था। ठीक है, उसके बाद सारा नेबरहुड, क्राइम रेट बहुत कम था, सब कुछ प्रॉपर, सारे वेल फेड थे, अच्छी फैसिलिटीज थी, सब कुछ था। पर ए पर्सन एक ऐसी जगह पे रहा है जहाँ पे उसका बहुत ही छोटा सा घर है। स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट साथ में पढ़ते थे जो पेटी क्रिमिनल्स भी साबित हुए, छोटी मोटी चोरी चकारी कर ली। ठीक है, उसके बाद नेबरहुड ऐसा है जहाँ पे रात को निकलना सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग अ, रात को गन पॉइंट पे लेट्स सपोज लूटे जा चुके हैं। ठीक है, उनकी जितनी बिलोंगिंग्स थी वो लूटी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे ये जो ए पर्सन है ना, ये ऐसे ट्रेन हो जाएगा कि मुझे अपना किसी ना किसी तरीके से वे थ्रू बनाना पड़ेगा अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो वो अपने आप में विटीनेस, ठीक है, जो चालाकियां हैं वो अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, ये धोखा देना, ये अपने आप सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि वो वैसी ही सोसाइटी में रहा हो। अब वो देखो, इंसान अपने आप में बुरा नहीं था, पर उसे जिस इन्वायरमेंट में सरवाइव करना पड़ा, उस इन्वायरमेंट ने उसे इस तरीके से बना दिया कि हाँ, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा। अब यही पर्सन कभी भी बाहर अपनी सोसाइटी से बाहर निकलेगा और कभी भी इंटरेक्ट करेगा, लोग शायद इसे अलग तरीके से जज करें कि नहीं, ये सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, ये कुछ नहीं। पर ये उसकी गलती नहीं है। वो आइडलिज्म के मुताबिक वो इंसान तो अच्छा था ना, ये तो उसका
एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो बड़ा हुआ, जिसके अंदर वो रह रहा है, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। अगर मैं ये एनवायरनमेंट ठीक कर दूं, ए को अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा और वो भी सोसाइटी में वैसे ही बिहेव कर पाएगा जैसे आपका बी बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपस में हमें कोऑपरेशन के साथ सारी चीजें करनी चाहिए। ये इंसान की गलती नहीं, उसकी इन्वायरमेंट की गलती है, उसकी सराउंडिंग की गलती है। ठीक है, अगर हम सराउंडिंग ठीक कर दें अपने आप ही सब कुछ बदलने लगेगा। ठीक है, तो इसका एक सबसे बेटर आइडियलिज्म में देखो, जो पर्सन सबसे ज्यादा बिलीव करते थे ना, और जिन्होंने इस थ्योरी को सबसे आगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो लेके आए, वो आपके एक अमेरिकन वुड्रो विल्सन। ये आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तब। ठीक है, वुड्रो विल्सन का कहना था कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुई ही इसलिए क्योंकि हमने आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 1 जब हम इंटरनेशनल आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वो वर्ल्ड वॉर क्यों बन गई। बहुत सारे देशों को आपस में भरोसा ना होने के कारण ना, उन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट किए हुए थे। इसका क्या मतलब है कि पब्लिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, आप पब्लिकली कह रहे हो कि हाँ बस हम फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं है, पर पीछे आपने आपस में समझौते करके रखे हुए हैं कि अगर तुम पे हमला होगा मैं लड़ाई पे आऊंगा, और मेरे ऊपर हमला हुआ तो तुम भी आना। तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते बना के बैठी हुई थी। अब जब लड़ाई शुरू हुई, इन एग्रीमेंट्स के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज को जंप इन करना पड़ा, और करते करते पूरी वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गई। वुड्रो विल्सन ने यही कहा था कि देखो हमें ऐसी अब दुनिया बनाने की जरूरत है जहां पे पहली बात तो आपकी कोई सीक्रेट डिप्लोमेसी ना हो, हर कुछ ओपन डिप्लोमेसी हो, सबको पता हो चल क्या रहा है। ठीक है, और जैसे हम मॉडर्न टाइम में कहते हैं कि हमें अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन जैसे देशों के हाथ में सौंप देनी चाहिए कि यूनाइटेड सेटलमेंट्स करवाए, ना कि हम वॉर को एज अ मीन यूज करें। यूनाइटेड नेशन में बैठ के बात करें। यूनाइटेड नेशन के अपने बहुत फ्लॉज हैं, यूनाइटेड नेशन अपने आप में बैलेंस नहीं है, पर यूनाइटेड नेशन जिस आइडल पे बनाया गया था उससे पहले वुड्रो विल्सन ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सलाह दिया था, लीग ऑफ नेशंस। वुड्रो विल्सन ने कहा था हम एक लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं, यहाँ पे सारे देशों को मेंबर बनाएंगे, सारे देश बिल्कुल बराबर होंगे, और कोई भी देश में आगे फ्यूचर में लड़ाई ना हो, जिस भी देश को कोई भी डिस्प्यूट होगा वो लीग ऑफ नेशंस में आके बोलेगा, और यहाँ पे सारे डिस्प्यूट सेटल किए जाएंगे। अब हुआ क्या, लीग ऑफ नेशंस में बाकी देशों में आपका ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे भी जुड़ रहे थे, इटली, ये सब, स्पेन, ये सब। तो इन सारे देशों को, खासकर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को, ये सबसे ज्यादा होने लग गया कि हमने जर्मनी को पनिश करना है इसके थ्रू। इसके कारण आपके लीग ऑफ नेशंस को, वुड्रो विल्सन ने इसका आइडिया जरूर दिया था, पर अमेरिका ने कभी इसे ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल आइडिया से लीग ऑफ नेशन बहुत ही अलग चला गया था। ये इंस्टेड के एक कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन बने जहां पे कोई वॉर ना हो, ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए ही काम करने लग गया था। इस कारण इसके जो फ्लॉज थे कि सारी कंट्रीज बराबर नहीं हैं या उनमें स्टेटस बराबर नहीं है, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सारा ब्लेम जैसे जर्मनी के ऊपर लगा तो जर्मनी को पनिश करना है, ऐसी सारी चीजों के चलते हुए लीग ऑफ नेशन फेल हुआ। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि देखो हम कहीं ना कहीं ये जो आइडल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं ये बन नहीं पाता, क्योंकि कोई ना कोई अपना मतलब निकालेगा। ठीक है, मीनर वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, कोई ना किसी ना किसी का फायदा उठाने की या अपनी पावर बनवाने की कोशिश करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब इसका यही क्रिटिसिज्म है कि जो पावरफुल है वो कभी भी नहीं मानेगा कि मैं दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर ट्रीट करूं। ठीक है, ये जो कार्टून है ये बेसिकली इसी चीज के बारे था, ये वुड्रो विल्सन का ही कार्टून बनाया हुआ है, पीछे लीग ऑफ नेशन लिखा हुआ है कि एक बबल है। ठीक है, वुड्रो विल्सन का जो सपना था लीग ऑफ नेशन, वो एक बबल था। बबल क्या होता है, टाइम टू टाइम बर्स्ट हो ही जाते हैं, लीग ऑफ नेशन भी बर्स्ट हुआ,
और ये ऐसे बबल होते हैं, देखो आइडलिज्म वालों के जो बबल्स होते हैं, देखो आइडलिज्म पूरी थ्योरी ही एक बबल के ऊपर, एक बबल्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सोच है, ऐसा हो नहीं पाता सोसाइटी में कि हर चीज एग्जैक्टली ऐसे काम कर जाए, ठीक है। तो ये एक बबल है, पर कई बार अगर देखो ये बबल काम नहीं किया और बबल बर्स्ट हुआ, तो हमेशा ही उसके डिजास्टर्स भी फिर बहुत बड़े होने के स्कोप होते हैं। जैसे लीग ऑफ नेशन जब टूटा, वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई थी, ठीक है, तो मतलब तभी टूटी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ी, तो ऑब्वियसली बबल बर्स्ट हो गया, ठीक है। पर इसे आप यूज कहाँ कर सकते हो, देखो कोई भी अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे हम या कोई इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, अब देखो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कौन से मीन्स के आंसर्स में से यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको क्रिटिसिज्म या सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, पर आप बस एक सिंगल टर्म में कि ये आइडलिज्म, आइडलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर प्रमोट करेगा, ये सब कुछ ऐसी चीजें तुम लिख सकते हो। तुम्हें बस उसके पीछे का क्रक्स पता होना चाहिए कि हाँ तुम लिखने क्या वाले हो, इस कारण हम ये पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया बढ़ाना चाहे दूसरे से कनेक्ट कर सके। अब उससे क्या होगा, देखो जनरल एक साइंटिफिक चीज ही है ऑब्वियसली कि सन कभी ना कभी दुनिया के किसी ना किसी कोने तो होता ही है ना। अगर दुनिया के एक साइड पे रात है, दूसरी साइड पे दिन है, तो अगर सारी दुनिया की ग्रिड कनेक्टेड होगी तो अपने आप सारी दुनिया कहीं ना कहीं हर टाइम सोलर से बिजली बन ही रही है। और अगर ऐसी बिजली बन रही होगी हम उसे कहीं पे भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस साइड पे सन है वो बल्कि दूसरी साइड की अर्थ जहाँ पे आपका अंधेरा भी है, उस सारी साइड को भी बिजली प्रोवाइड कर पाएगा, दूसरी साइड पे बैलेंस हो जाएगा, फिर वो दूसरी साइड घूमेंगे तो वो बैलेंस कर पाएगा। तो एक आइडियलिस्टिक चीज है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया के ग्रिड को आपस में जोड़ पाएंगे और सारी दुनिया कॉपरेशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल प्रमोट कर पाएगी, सारी दुनिया में हम बिजली फैला पाएंगे। तो ऐसे इनिशिएटिव्स में आप यूज कर सकते हो ये सारी चीजों को, ठीक है। क्योंकि अपने आप में ये अच्छे विचार हैं, कॉपरेशन से भरे हुए विचार हैं। ऐसी कोई भी इनिशिएटिव जहाँ पे कॉपरेशन हो या वो अच्छा हो, इनहेरेंटली गुड हो, बिना सिर्फ अपना फायदा सोचे हुए, वहां पे आप आइडलिस्टिक वर्ल्ड, आइडलिज्म, ये सारी चीजें लिख सकते हो। मतलब आपको थ्योरी ऑफ आइडलिज्म वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आइडलिज्म, आइडलिस्टिक वर्ल्ड, ऐसी चीजों को भी रेफर कर दोगे तो पता चल जाता है कि हाँ आप इन चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हुए थ्योरी ऑफ रियलिज्म की बात करें, देखो रियलिज्म अब रियल वर्ल्ड के ऊपर एग्जिस्ट करता है जहां पे कंट्रीज आपस में बराबर नहीं है, इनइक्वल है, ठीक है, कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, उसके बाद कंट्रीज हैं वो आपस में डरती हैं कि ये बंदा ना हमला कर दे, ये हमला ना कर दे। इसी चीज के कारण हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए, यही तो कारण है कि हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन देखो ये बोला जाता है कि कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ना, वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करने वाले, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये एक न्यूक्लियर डेटरेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर डेटरेंट है, डेटरेंट का मतलब होता है ये रोकने की चीज है कि दूसरा ना यूज करे, इस कारण मैंने न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं। अगर दूसरा यूज कर रहा होगा तो ऑब्वियसली, मतलब दूसरा यूज करने का सोचेगा भी तो उसे पता होगा कि हाँ अगर इसने यूज किया तो मैं भी यूज, मतलब ये मैं भी यूज कर जाऊंगा, तो दोनों ही नहीं करेंगे। तो ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है जहां पे तुम दूसरे के गुडविल पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम काउंट कर रहे हो पावर के ऊपर, तुम्हारी पावर बनी रहनी चाहिए तभी दूसरा हमेशा रुका रहेगा, डरा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के चलते हुए आपके ये चीजें अब से नहीं, ये सबसे पुराने स्कूल्स में से है, ठीक है। जो आपके इंडिया के अंदर जो कौटिल्य था, चाणक्य कह लो या कौटिल्य कह लो, उन्होंने भी हमेशा जो उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की किताब लिखी, उसमें उसने उन्होंने हमेशा ये लिखा कि एक राजे को हमेशा अपनी पावर के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, ना कि मॉरल और ये सारी चीजें। कई बारी मॉरली चीजें गलत लग सकती हैं,
पर वो शायद पॉलिटिक्स और पावर बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, तो बस उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैकावली आपके बहुत ही फेमस इटली के पर्सन रहे हैं, जिन्हें फाउंडर माना जाता है रियल पॉलिटिक का, तो कौटिल्य को भी इंडियन मैकावली बोला जाता है। मैकेविल, सॉरी, मैकेविल आपके इटली के बहुत फेमस थिंकर रहे हैं। जो आपके चाणक्य थे, कौटिल्य थे, उन्हें भी इंडियन मैकेविल बोला जाता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को के रूल्स जो हैं वो डिफाइन किए। पॉलिटिक्स किन चीजों पे काम करती है, आपस में राजा कौन होना चाहिए, बहुत ही क्लेवर, शार्प, ठीक है, करेजियस पर्सन होना चाहिए, जो आसानी से मैनिपुलेट ना हो सके, अपनी पावर मनवा सके, ऐसी चीजें मैकेविल ने बात की है, वैसी चीजें आपकी कौटिल्य ने बात की हैं। तो इन दोनों को दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक हैन मॉर्गेंतियो के बारे में बताते हैं। रीसेंट टाइम के ही हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने अपनी चीज बताई। इन्होंने यही बोला कि देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की एक्चुअली जो कंट्रीज हैं, वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम करती हैं, जो ट्रू है। इंडिया किसी भी फोरम पे जाता है, हम रशिया के लिए, लेट्स सपोज रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, हमने रशिया के खिलाफ जितनी भी वोट हुई, देखो हम दो स्टेटमेंट्स बोलते हैं। हम एक स्टेट साइड पे स्टेटमेंट बोलते हैं कि वॉर गलत है, वॉर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शांति प्रति तरीके से बात करो, और हर कंट्री को दूसरे की नेशनल सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। कि हम एक तरीके से इनडायरेक्टली रशिया को कह रहे हैं कि जो ये यूक्रेन है, यूक्रेन की आपकी वॉर जो है ये गलत है, क्योंकि दूसरी कंट्री के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। तो फिर हर कोई हमसे उम्मीद करेगा कि जब रशिया के खिलाफ वोट डाली जा रही है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए कि रशिया की वॉर गलत है, तो इंडिया ऑब्वियसली वोट डालेगा। पर नहीं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये भी है कि हम रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखें। हम उनसे तेल भी खरीदने लग गए, उसके बाद हम उससे वेपन्स उनसे पहले से ही खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस चीज के ऊपर नहीं है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, ये सब क्या चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट इस चीज के ऊपर है कि इंडिया को क्या चाहिए, ठीक है, हम उसकी तरफ काम करें। ठीक है। हम जो ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और ये सारी चीजों की बातें करते हैं, ये इसलिए करते हैं, कल अगर हम रशिया को इनकरेज करेंगे, फिर तो चाइना को भी हम इनकरेज कर रहे हैं। फिर चाइना जो हमारी बॉर्डर पे सारे इंट्रूजन्स करता रहता है, वो भी सही होगी? फिर नहीं है ना वो। तो हम इस कारण इंटरनेशनली बॉर्डर इश्यूज बारे जरूर बोलते हैं, पर दूसरी साइड पे हम रशिया के खिलाफ, हमने एक आधी बारी बस उसके खिलाफ वोट डाली है, नहीं तो नहीं डाली। ठीक है। उसका मेन कारण ही ये है कि हमारा इंटरेस्ट वहां पे नहीं आता। ठीक है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है। अब एक कोट, मैन बाय नेचर इज इगोइस्टिक, इंसानों के अंदर ईगो भरी हुई है और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। और हमारी हर चीज, हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो इसी चीज के ऊपर है कि हम अपना सर्वाइवल चाहते हैं, और इसी चीज के लिए हम हमेशा काम करेंगे। ठीक है। और हर कंट्री, जैसे ये जो पीछे कार्टून था, ये अमेरिका के लिए है कि बेसिकली ये सारे अमेरिका के दुश्मन है। अमेरिका ने, आपको पता ही है, इराक के ऊपर हमला कर दिया था, वो एक तरह से मैसेज भी था बाकियों को भी कि हमारी पावर है, हम आपके साथ भी सेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज, काफी पुराना कार्टून है, 2003 का है, पर समझाने के लिए। ठीक है। अब कंसेप्ट रियलिज्म की, जैसे अभी हमने बात की, देखो यही होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कन्फ्लिक्ट बिटवीन, अगर दो स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर चाइना हमारी बॉर्डर में इंट्रूड कर रहा है और हम उसे चैलेंज कर रहे हैं, क्यों? चाइना तो आगे बढ़ते ही रहेगा, नहीं तो हमें उसे चैलेंज वापस करना ही पड़ेगा। नहीं तो उसकी जो ये स्लाइसिंग पॉलिसी है कि थोड़ी थोड़ी जमीन पे कब्जा करते रहो, ये पॉलिसी को रोकने के लिए उन्हें चैलेंज करना ही पड़ेगा, और ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे, कन्फ्लिक्ट आएंगे ही आएंगे। तो इंसान, ये माना जाता है रियलिज्म में, कि हम कन्फ्लिक्ट मॉन्गरिंग ही, हम कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ढूंढते ही रहते हैं। पर वो कन्फ्लिक्ट जरूरी भी हैं, क्योंकि हमारा अपना सर्वाइवल उनके ऊपर हमेशा से डिपेंड करता है।
और कंट्रीज आपस में बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना चाहती हैं। इसी कारण हम अपने आप को वेपनाइज करते रहते हैं, जो मैंने आपको न्यूक्लियर वेपन्स का एग्जांपल दिया, जो हमेशा डेटरेंस है। न्यूक्लियर एज यही है कि एक पार्टी हमला करेगी तो दूसरी भी कर देगी, इस कारण हम में से कोई भी हमला नहीं करेगा। रियलिज्म के क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, रियलिज्म के जो एक्चुअल क्रिटिसिज्म है वो ये है कि अगर दुनिया में जैसे जैसे, सबसे पहले तो जैसे डेमोक्रेसी जैसे जैसे फैलती रहेंगी, ठीक है, रियलिज्म को एंटी डेमोक्रेटिक माना जाता है, तो जैसे जैसे अगर दुनिया में डेमोक्रेसी फैलेगी, अगर एक्चुअली हम इंटरनेशनल रिलेशन में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, हमें रियलिज्म छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सारी कंट्रीज को जब तक बराबर ट्रीट, सी देश के अंदर भी तो हम सारे लोगों को बराबर ट्रीट करने की बात करते हैं, ठीक है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया चलेगी ही रियलिज्म के ऊपर, आइडियलिज्म नहीं हो सकता, तो मैं एक बेसिक पर्सपेक्टिव डिनाई कर रहा हूँ कि दुनिया में कभी डेमोक्रेसी आ सकती है। अब देशों के अंदर भी तो डेमोक्रेसी आई है। ज्यादातर कंट्री, सबसे पॉपुलर सिस्टम आज डेमोक्रेसी है सारी दुनिया में। अब अगर देशों के अंदर डेमोक्रेसी आ सकती है तो सारी दुनिया में क्यों नहीं आ सकती? जहां पे छोटे और बड़े, अगर हम कंट्रीज में कहते हैं कि अमीर और गरीब में सब मिलके फैसला करें, हम इंटरनेशनली क्यों नहीं कर सकते ये? ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये जो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एंटी डेमोक्रेटिक बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली हो सकता है, पर एफर्ट बहुत लगेगा, ठीक है। और अगर डेमोक्राइजेशन होगी तो वॉर्स अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आपस में, डेमोक्रेसी के अंदर तो आपस में बहस कर करके ही सेटल होता है, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी की सारी चीज काम करती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम सारी दुनिया को, ग्लोबलाइजेशन का जो हमने ट्रेंड शुरू किया था, उसमें अगर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस में आ जाए, देखो जैसे इस टाइम ना यूएसए और चाइना एक दूसरे को नफरत करते हैं, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, पर ये दोनों नहीं लड़ सकते एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो इतने ज्यादा इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर कि वो नफरत करते हुए भी लड़ नहीं पा रहे। इस कारण, नहीं तो जितनी ये आपस में नफरत करते हैं ये अभी तक लड़ चुके होते हैं, ठीक है, पर ये इतने ज्यादा इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है कि ये लड़ नहीं सकते। तो ये चीज एक और, जो आपके लिबरल लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बना सकें, ये लोग कभी भी आपस में लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपस में इतने जुड़ जाएंगे। सेम चीज इंडिया और पाकिस्तान में एक्चुअली इतने इश्यूज इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमें इकोनॉमी इतनी डिपेंड नहीं करती एक दूसरे पे। अगर हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जुड़ जाए ना, हम एक दूसरे से लड़ ही नहीं पाएंगे। जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने आपस में सारी की सारी, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ी, वो कंट्रीज आज दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल मिल के मिलती हैं। क्यों? उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने सारा सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जोड़ लिया, और उसके बाद और डीप करते जा रहे हैं उनसे। वो इतना डिपेंड हो चुका है कि आपस में अब कन्फ्लिक्ट रख पाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्हें बैठ के सारी बात सॉल्व करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज है, क्लियर है। ये था आपका ये लेक्चर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।